अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द चैनल। आपको आई होप शो का फॉर्मेट अब तक पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी इशू है और आप इमिग्रेशन कवानीन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैट में लिख सकते हैं। आप शो में लाइव कॉल भी कर सकते हैं और टेलीफोन नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। शो शुरू करने से पहले अ फ्यू थिंग्स। थैंक यू सो मच जो लोग लास्ट वीक आए थे शो में। आई होप लॉट ऑफ पीपल जॉइन अस टुडे। जो एक दो चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था शो शुरू करने से पहले। एक बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने कल भी इसका जिक्र किया था अपने एक शो में कि आई थिंक आजकल होम ऑफिस से डील करते हुए, हाय खान, हाय इजी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ट्रैवल डायरीज, एवरीबडी इज ज्वाइनिंग नाउ, हाय। एंड अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी सवाल है आप चैट में लिख लें या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो एक चीज़ मैं ऑफ कोर्स शो की कोई कॉल आई है, कोई मैसेज आया, आंसर दैट, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो मैंने कल भी जिक्र किया था अपने कोर्स शो में कि आई थिंक अब होम ऑफिस से डील करते हुए पेशेंस की बहुत सख्त लोगों को ज़रूरत है। बिकॉज जो दो मेन कंसर्न्स मुझे आजकल लोग बोल रहे हैं, एक तो मेन कंसर्न लोगों को ये है कि जी जो हमारा ई वीज़ा है हम उसको क्रिएट कर रहे हैं और होम ऑफिस से ईमेल आ रही है कि हम आपको लिंक जब लाइव हो जाएगा हम आपको बता देंगे और अभी तक लिंक लाइव नहीं हुआ एंड वी वांट टू ट्रैवल। तो लोग बड़े सख्त परेशान हैं। मैं प्लीज़ ये लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आपका ई वीज़ा एक्टिवेट नहीं होता प्लीज़ डू नॉट लीव द कंट्री। मैं ये नहीं कहता कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑलवेज देयर वुड बी वेज कि आप वापस आ सकें बिकॉज ऑनलाइन आपको ऑलरेडी होम ऑफिस के जब आपका वीज़ा लगा था पता होगा कि आपका जो वीज़ा है वो 31 दिसंबर के बाद तक है। लेकिन आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट कि जब तक आपका ई वीज़ा अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता आप ट्रैवलिंग ना करें, प्लीज़ उसका वेट कर लें। मैं उम्मीद यही रखता हूं कि 31 दिसंबर तक ई वीज़ा अकाउंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई पॉलिसी या कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि वी आर वेरी मच बिहाइंड ऑन अ ई वीज़ा। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के ट्रैवल प्लान्स हैं, आई नो काफ़ी लोगों का ये दिसंबर में प्लान होता है ट्रैवल करने का, लेकिन अगर आपके ई वीज़ा अकाउंट्स नहीं खुले आप एमपी के थ्रू या होम ऑफिस को टेलीफोन कर सकते हैं, बट प्लीज़ वेट जब तक आपकी ई वीज़ा अकाउंट्स एक्टिवेट ना हो जाए। मिस के लिखती हैं, हाउ कैन समवन फ्रॉम पाकिस्तान कम विदाउट नॉट मच मनी। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इंग्लिश में लिखें तो आई विल बी ग्रेटफुल। आप प्लीज़ उर्दू में ना लिखें चैट के अंदर, एंड ऑफ कोर्स आप शो में कॉल भी कर सकते हैं। देखिए आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर किसी के पास पाकिस्तान में पैसे नहीं है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम टू दिस कंट्री अनलेस वो यहाँ वर्क परमिट के ऊपर जिनको हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा बोलते हैं उसके ऊपर, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ दे आर क्वालिफाइड तो उनका एम्प्लॉयर उनको स्पॉन्सर कर रहा है। इवन देन आई थिंक दे विल नीड मनी क्योंकि उनको एप्लीकेशन फ़ी और IHS चार्ज देना पड़ेगा अनलेस दे आर ऑन हेल्थ केयर वीज़ा। एंड आई होप, टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर वीज़ा की मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोज़ बनाई थी, आई होप आपको इन वीडियोज़ का मटीरियल बहुत अच्छा लग रहा हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो मैं ट्राई ये करता हूं कि अपनी वीडियोस को छोटा सा छोटा रखूं। तो यस, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम उस पर आ जाते हैं कि किसी के पास अगर पैसा नहीं है पाकिस्तान में, आपका सवाल ये था मिस के, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम टू द यूके। यूजर 684-294 बोलते हैं 249 कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मॉडर्न स्लेवरी केसेस। अब वो डिपेंड करता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, बिकॉज होता ही है कि मॉडर्न स्लेवरी केसेस में आपका केस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर चला जाता है और अगर केस इन्वेस्टिगेशन पे चला जाए तो देन इट कैन टेक अप टू अ ईयर। आप इस बात का भी ख्याल रखें कि होम ऑफिस के ऊपर बहुत सा बर्डन है एडमिनिस्ट्रेटिव। इस वजह से आजकल तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड FLRFP केसेस हैं फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के, उनको भी ऑलमोस्ट 1 साल लग रहा है। तो मॉडर्न स्लेवरी के केसेस को मिनिमम जो अगर आपकी इनिशियल असेसमेंट हो जाए तो उसके बाद 1 ईयर का टाइम तो लग रहा है। आई थिंक किसी ने पूछा था व्हाट आर मॉडर्न स्लेवरी केसेस। ये बेसिकली होता है अपार्ट फ्रॉम अदर स्टफ जो मेन इसके ऊपर फोकस होता है कि अगर आपको किसी ने लेबर पे लगाया हुआ है और आपको
आपके राइट्स पूरी तरीके से नहीं दिए, उन्होंने वायलेट हुए आपके राइट्स, या जिस तरह आजकल यहाँ होता है अनफॉर्चुनेटली कि आपकी जो अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपके राइट्स को अब्यूज़ किया जाता है, आपको मिनिमम वेज और ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती। तो नॉर्मली ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ज़्यादातर लोग जब मॉडर्न स्लेवरी की बात करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, बट ऑफ कोर्स मॉडर्न स्लेवरी फिर एक्सप्लॉयटेशन अगर आपको किया गया है फिजिकली या मेंटली, उन चीज़ों को भी मॉडर्न स्लेवरी में जानते हैं। बट ऑफ कोर्स जो लोग ट्रेनिंग करते हैं ह्यूमन बींग्स की, उन चीज़ों को भी मॉडर्न स्लेवरी में डाला जाता है। लेकिन मैं उसकी प्रॉपर डेफिनेशन में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग इमिग्रेशन में मॉडर्न स्लेवरी की बात करते हैं तो ज़्यादातर ये डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। बट एट द सेम टाइम आई डू नो कि इसकी बाकी किस्में भी हैं, वो ऑफ कोर्स मैंने इसमें आपको बोला शो का फॉर्मेट नहीं है कि हम उस डिटेल में जाएं, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव इशू। तो ऑफ कोर्स अगर आप समझते हैं कि आपका केस मॉडर्न स्लेवरी में आता है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट सुटेबल पर्सन और वो फिर आपको उसके ऊपर मशवरा दे देंगे। आई थिंक ट्रैवल डायरीज बोलते हैं, हाई आई नीड टू आस्क यू अबाउट सेल्फ असेसमेंट सैलरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ब्रिटिश सिटीजन्स चिल्ड्रन। देखिए, इफ यू आर मेकिंग एन एप्लीकेशन on appendix FM और आप self employed हैं, then the income requirement is 29,000। तो आप ये देख लें कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो आपका लास्ट ईयर का टैक्स रिटर्न देखते हैं। तो टैक्स रिटर्न में जो आपकी टैक्सेबल इनकम है या जो जिस इनकम पे आप टैक्स पे कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, वो 29,000 होनी चाहिए। आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग, आई डू अपोलोजाइज, मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एप्लीकेशन, मैं जितने आपके मैसेजेस उनको राम राम से पढ़ लूँ। तो आई नो दिस इज़ अ न्यू मेथड फॉर मी। आई थिंक नेक्स्ट वीक से हम ट्राई, जो मेरे आदिल हैं, मेरे कॉलीग जो सारा हमारा मीडिया देखते हैं, कि मे बी हम नेक्स्ट वीक से इसको लैंडस्केप में कर लें। इट्स मच ईजियर फॉर मी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपके साथ साथ मैसेजेस पढ़ लूँ, दे गो वेरी फास्ट। बट इफ़ यू ऑल्सो वांट टू कॉल इन द शो, आप बिल्कुल कर सकते हैं, हैप्पी टू आंसर योर कॉल। माल 55 कहते हैं कि डज इट बेस्ड इन यूके और एनीवेयर एल्स? आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट द स्लेवरी केसेस। मॉल मेनली दे आर केसेस जो आप यूके के अंदर करते हैं, बिकॉज सेम थिंग एज असाइलम, कि जब आप असाइलम क्लेम कर रहे हैं आप यूके के अंदर करते हैं, आप बाहर की कंट्री में यूके के लिए असाइलम नहीं कर सकते। सिमिलर टू दीज काइंड ऑफ केसेस के ज़्यादातर जिस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं, ये यूके के अंदर जो लोग क्लेम करते हैं। यूज़र 864249 कहते हैं, माई फ्रेंड मोर देन 2 years एंड स्टिल नॉट आंसर फ्रॉम मॉडर्न स्लेवरी केस। वो सारी डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, बिकॉज इसमें जारी बात है क्रिमिनल एलिमेंट भी होता है कि जिन्होंने आपके साथ ये इशू किया, इफ दे पार्ट ऑफ अ वाइडर नेटवर्क, या देयर आर लॉट ऑफ अदर एजेंसीज जिसमें पुलिस भी आ जाती है जो इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है, व्हेन योर डिटेल्स आर पास्ड ऑन, कि किसने आपके साथ ये सर्कमस्टांसेस में आप किस वजह से आए। तो कभी कभी वो जो इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड एजेंसीज करती हैं उसमें टाइम लग जाता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि कभी कभी मॉडर्न स्लेवरी केसेस में टाइम लगता है। नॉट ऑन एवरी केस, बट दे आर केसेस जिनमें टाइम लगता है। यूजर 864, मैं इतना ही आपका बोलूंगा, बट पूरा 249 नहीं बोल रहा, बट यस दिस इज ट्रू, इतना टाइम कभी कभी लग जाता है। ही वुड बी असाइंड अ केस वर्कर, तो उनको चाहिए कि अपने केस वर्कर को चेस करें टू फाइंड आउट एट व्हाट स्टेज इज योर केस। जिस तरह मैंने आपको बोला कि इस शो के अंदर व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने मैसेज को टाइप कर दें, आई एम हैप्पी टू आंसर दैट। उसके अलावा आप शो में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। मैं ऑफ कोर्स जिस तरह मैसेज आएंगे आई कीप आंसरिंग देम। तो मैं बात कर रहा था कि ई वीज़ा के ऊपर यू जस्ट नीड पेशेंस, आपको पेशेंस की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग का ख्याल रखें जब तक आपका ई वीज़ा अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता। यू वेलकम माल 55, नॉट अ प्रॉब्लम। और एक और बात मैं बताऊं, आजकल लोग जब एप्लीकेशन डालें FLRFP की, अगेन उनको बड़ी होती है एक इशू कि जी टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो बिल्कुल आजकल FLRFP एप्लीकेशन में लोगों को एहतियातन बोलता हूँ कि 1 year का टाइम होता है, तो प्लीज़ आप उसका वेट कर लें। खबेबले बोलते हैं ड्यू, खबेबले, मैं आपका नाम अगर प्रोनाउंस सही नहीं करा, माई अपॉलॉजीज। डू यू ऑफर ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स? आई थिंक यू मीन अगर लॉ के ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो अभी नहीं। इशू ये है कि ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट में सुपरवाइजन की ज़रूरत होती है, और अभी हमारी फर्म बहुत बिजी है अपने, हमारे एक छोटी सी भी, नॉट अ बिग फर्म, हमारे कुछ लोग हैं, दे जस्ट डू देयर वर्क। तो अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम किसी को ट्रेनिंग के ऊपर रखें। व्हेन आई से कैपेसिटी,
क्योंकि ज़ाहिर बात है ट्रेनिंग का मतलब है कि उनको थोड़ा सुपरवाइज करना होता है, जो हमारा प्रिंसिपल करेगा फर्म का, जो हमारे अपॉइंटेड प्रिंसिपल हैं। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी को ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट दें। हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है, विज वेरी काइंड ऑफ पीपल, दे फाइंड आउट अबाउट अस और हमें अपने सीवीज भेजते हैं, लेकिन एट दिस टाइम हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है फॉर ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट। बट थैंक यू फॉर आस्किंग। I didn't get email confirmation regarding a visa, but my status is showing. Is it okay? Mal 55 is very difficult for me to say something अगर मुझे background information नहीं पता, तो I apologize. लेकिन as long as you can see something, I guess that's very good. लेकिन बात वही आ जाती है माल 55 कि अगर कोई केस वर्कर असाइन हुआ है केस का, प्लीज़ आप उनको ईमेल करें एंड ट्राई टू फाइंड आउट आंसर। लेकिन अगर आप लोगों का ऑनलाइन सिस्टम पे कोई स्टेटस शो हो रहा है तो दैट्स ऑलवेज अ गुड साइन। अब क्योंकि मुझे आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं पता है, ऑफ कोर्स इस शो का फॉर्मेट नहीं है कि मैं सब्जेक्टिवली एक चीज़ को उठा के पूरा उस केस को डिस्कस करूं, तो आई अपोलोजाइज। क्योंकि जो मेरा मकसद है शो का इज टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस ऑन इमिग्रेशन कवानीन एंड सम सॉर्ट ऑफ नॉट गाइडेंस बट मोर इंपॉर्टेंटली इंफॉर्मेशन, बिकॉज सारी बात मैं एडवाइस तो दे नहीं सकता कि मैं आपको इमिग्रेशन कानून की इंफॉर्मेशन दूं ताकि यू कैन मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अगर आपको स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए देन ऑफ कोर्स यू हैव टू कॉन्टैक्ट आफ्टरवर्ड्स, और फिर आप मेरे क्लाइंट बनेंगे एंड वी कैन टेक मैटर्स फ्रॉम देयर। Mal 55 मैंने आपका मैसेज सॉरी पढ़ लिया था, आई एम जस्ट गोइंग दिस, तो जस्ट सिंपली email the home office जो आपका केस वर्कर है who is doing your case and then they can confirm to you कि what is the issue। लेकिन जहाँ तक बात है ना वीज़े की, अब BRP कार्ड्स होम ऑफिस इशू करके नहीं दे रहा, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठेंगे BRP कार्ड आपको आएगा, वो नहीं आएगा। बट ऑफ कोर्स यू वांट टू नो कि अगर मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया तो मुझे एटलीस्ट डिसीजन दे दें। अगेन दैट्स वेरी इजी कि अगर आपका जो केस वर्कर है माल 55 आप उसको कॉन्टैक्ट करें तो द केस वर्कर विल बी एबल टू टेल यू कि क्या सिचुएशन है। मैं साथ साथ पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आपके मैसेजेस आते रहे आई कैन आंसर देम, और उसके अलावा आप टेलीफोन पे भी कॉल कर सकते हैं शो में लाइव, एंड हैप्पी टू अटेंड योर कॉल और मैं आपके जवाब दे दूंगा। तो अगर आप लोगों ने रिसेंटली देखा हो, मैंने आई थिंक 3 वीडियोस लॉन्च की थी, जिसमें एक मैंने 3C के बारे में बोला वेरिएशन के, बिकॉज लोगों को बड़ी कंफ्यूजन थी कि अगर हमारा 3C एक्टिवेट हो गया हम कब एप्लीकेशन को वेरी कर सकते हैं और कब नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो उसकी जो मैंने वीडियो बनाई है उसका मैं थोड़ा सा नटशेल दे दूं, बिकॉज सारी बात है वीडियो पे हैड टू बी वेरी स्पेसिफिक इमिग्रेशन के कवानीन क्या बोलते हैं। बट मेन बात है कि अगर आपने इन टाइम को एप्लीकेशन डाली और आपकी 3C एक्टिवेट हो गई है और अभी होम ऑफिस ने डिसीजन नहीं दिया उस एप्लीकेशन का, तो आप उस एप्लीकेशन को वेरी कर सकते हैं। वेरी का मतलब है कि आप एक नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और होम ऑफिस की पॉलिसी ये कहती है कि जो नई एप्लीकेशन आप डालेंगे, डेट ऑफ एप्लीकेशन हम वो कंसिडर करेंगे जो पहली एप्लीकेशन की डेट थी, लेकिन जो इमिग्रेशन रूल अप्लाई करेंगे वो जो सेकंड एप्लीकेशन आपने इन टाइम जिसको हम वेरी एप्लीकेशन बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, वो वाला करेंगे। तो वो चीज़ बड़ी मैंने सोचा कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और अगर आपका डिसीजन आ जाता है और फिर आप एप्लीकेशन को वेरी करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है, बिकॉज आपका 3C ब्रेक हो जाता है। तो उस सूरत में बेहतर ये होता है कि शख्स कोर्ट के अंदर नई एप्लीकेशन डाल दे, बिकॉज अगर आपकी ह्यूमन राइट अपील है तो बिल्कुल आप न्यू मैटर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बट ओनली विद कोर्ट्स परमिशन। Kids fortune बोलते हैं 3221 a refusal done in 2009 and I voluntarily left UK, never applied, can I apply fresh application UK? देखें जी, पहली बात तो ये है कि अगर आप बात कर रहे हैं री एंट्री बैन की, तो आप अनफॉर्चुनेटली किड्स मुझे पहले देखना पड़ेगा कि आपने कितना ओवरस्टे किया था, बिकॉज जो 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर और 10 ईयर बैन अप्लाई होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने कितना ओवरस्टे किया है। और आपने अच्छी बात है कि आपने कहा कि आप वॉलंटियर करके लीव किया यूके, लेकिन ये भी मैंने देखना है कि वॉलंटियर करके आप सेक्रेटरी स्टेट के खर्चे पे गए थे या अपने खर्चे पे गए थे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इतना डिटेल में इस शो में तो बात नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा सब्जेक्टिव फिर बात हो जाएगी। आप अगर मुझसे बाद में रब्ता करें तो आई कैन आस्क डिटेल्स फ्रॉम यू। तो पहले हम ये देखते हैं कि री एंट्री बैन अप्लाई हो रहा है या नहीं, बिकॉज नॉर्मली अगर री एंट्री बैन अप्लाई हो रहा है, और नॉर्मली बैन 2 और 5 ईयर वाले होते हैं, ज़्यादातर 2 ईयर कैटेगरी में आते हैं, तो हम क्लाइंट को ये कहते हैं कि जी पहले बैन की एक्सपायरी का वेट कर लें बिफोर यू मेक अ न्यू एप्लीकेशन। एंड बिल्कुल बैन जो एक्सपायर भी हो गया हो वो एडवर्सली इफेक्ट करता है आपकी एप्लीकेशन को, तो आपको बहुत ही वेटी एप्लीकेशन डालनी पड़ती है जिसमें आप बहुत हेविली अपोलोजाइज करें होम ऑफिस को कि क्यों आपने इमिग्रेशन कवानीन को
ब्रेक किया कि आप यहाँ ओवरस्टे हुए, बट कभी कभी उसकी बड़ी रीजनेबल रीजंस होती हैं, एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन होती है कि आप अपीलें कर रहे थे और अपील के बाद यू नीडेड टाइम टू रैप अप योर बिलोंगिंग्स और आप चले जाएं, तो वो फिर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगा है। जहाँ तक किड्स बात है 3221A, आई थिंक दैट्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, अगेन डिपेंड करता है, आई कुड बी रॉन्ग, आई थिंक डिसेप्शन या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, मुझे अभी दिमाग में याद नहीं, यू कैन चेक विद मी, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि इज इट मैंडेटरी रिफ्यूजल या डिस्क्रेशनरी रिफ्यूज़ल। बिकॉज अगर डिस्क्रेशनरी रिफ्यूज़ल है तो फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन नई एप्लीकेशन में दे सकते हैं, और होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि वो 3-2, अगर वो डिस्क्रेशनरी है तो वो उसको ख़त्म कर दे, आपको फिर भी वीज़ा दे दे। लेकिन अगर वो मैंडेटरी रिफ्यूज़ल था, अगेन मुझे याद नहीं 3221 ये मैंडेटरी या डिस्क्रेशनरी है, आई हैव टू चेक दैट आउट। लेकिन अगर मैंडेटरी रिफ्यूज़ल था देन इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो जब तक आप उसको हटाते नहीं है नेक्स्ट 10 ईयर्स में, दैट कीप्स हाउंडिंग यू फॉर योर नेक्स्ट एप्लीकेशंस, अनलेस आप स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन डालते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हम अपने कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हाँ वालेकुम सलाम भाई, हम साहब बोल रहा हूँ साहब, मुझे ये पूछना है जी कि हमारा ये जो हमारे 7 ईयर के बेस पे हमने लगाया था अभी पास, हमारा दोनों बच्चों का एक ब्रिटिश हो गया और एक को पीआर मिल गया। जी। तो हम लोग एक्सटेंशन दिए लास्ट, हम्म। अभी उसमें कितना टाइम लगेगा सर वो मैं एफ एल एफ पी पी एफ एल एल पी पी जी जी, मैं अभी जवाब दे देता हूँ आपको शो के अंदर। इस वक्त FLRFP में मैं लोगों को कहता हूँ कि 1 ईयर का अपना माइंड सेट बना लें कि एटलीस्ट 1 ईयर लगेगा, और फिर 1 ईयर तक आप वेट कर लें, और फिर 1 ईयर के बाद यू कुड परहैप्स आस्क योर MP के वो होम ऑफिस को चेस करें। तो 1 ईयर का टाइम है। सो किड्स, जिस तरह मैंने आपको बोला कि अगर आपका डिसेप्शन है वो मैंडेटरी रिफ्यूज़ल में आता है, तो जब तक आप डिसेप्शन को ओवरटर्न नहीं करते 10 ईयर्स के पीरियड में, इट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर 10 ईयर्स से पीरियड ऊपर हो जाए, देन इवन डिसेप्शन के अंदर द होम ऑफिस कैन रिफ्यूज़, बिकॉज जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल में वो ये कहते हैं कि जो आपकी प्रीवियस इमिग्रेशन हिस्ट्री है वो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग थी, हम आपको वीज़ा नहीं देते। तो वो फिर आपको ऑनेस्टली, मैं जब कहता हूँ ना कि वेटी एप्लीकेशन करनी है, तो यू हैव टू डिसाइड कि आप ऑनेस्टली इस बात को, बिकॉज आपका बैकग्राउंड नहीं पता, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, कि फिर जिस बंदे ने वाकई डिसेप्शन यूज़ की वो ऑनेस्टली उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने डिसेप्शन की, लेकिन ये 10 ईयर से पुरानी बात होगी है, प्लीज़ मुझे मौका दिया जाए कि मैं वापस आ जाऊँ। लेकिन अगर आप ये इंसिस्ट करते हैं, एग्जाम्पल में वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात किड्स नहीं कर रहा, कि नहीं डिसेप्शन नहीं थी, फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपने उस वक्त उसको चैलेंज क्यों नहीं किया, बिकॉज ये बात आपको बताई जानी चाहिए थी उस वक्त कि अगर आप इस डिसेप्शन के डिसीजन को चैलेंज नहीं करेंगे, 10 ईयर्स तक ये आपको हॉन्ट करेगा, और 10 ईयर्स के बाद भी ये आपको हॉन्ट करेगा। तो इसलिए जिन लोगों को डिसेप्शन लगता है, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि वी शुड फाइट दैट केस रिगार्डलेस ऑफ हम केस जीतें या हारें दूसरी वाली एलिमेंट पे, क्या कि डिसेप्शन क्लियर हो जाए आपके नाम से, ताकि जब भी आप नई एप्लीकेशन डालें, चलें वो इसलिए रिफ्यूज़ हुई थी पहली एप्लीकेशन कि आपने इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन दी थी, लेकिन जब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और डिसेप्शन जैसे अल्फाज लग जाते हैं आपकी एप्लीकेशन में, इट डज ब्रिंग इनटू कंसिड्रेशन, और बड़ी एडवर्स कंसिड्रेशन में ये चीज़ आ जाती है फॉर फ्यूचर एप्लीकेशंस। तो अगेन जिस तरह मैंने आपको बोला कि किड्स इन चीज़ों को डिटेल में देखना पड़ता है, देन आस्किंग व्हाट एप्लीकेशन यू वांट टू मेक, वन कुड ट्राई। स्टेल सिटी लिखते हैं, हाउ टू ब्रिंग स्पाउस, आई डन मास्टर्स इन मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग बट नो जॉब, 20K सेव्ड ओन हाउस। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो वन ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और अगर आप सेविंग यूज़ करना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली आप की सेविंग इज़ इनसफिशेंट। अब बात आ जाती है कि अगर आप एक्सेप्शनल ग्राउंड्स में अप्लाई करेंगे, जी मैं फ्यूचर में अपनी इनकम पूरी कर लूंगा, मेरी वाइफ को आने दें, तो ऑल्दो आप एप्लीकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन हम क्लाइंट को कहते हैं कि इट्स अ वेरी रिस्की एप्लीकेशन, होम ऑफिस मोस्ट लाइकली रिफ्यूज़ करेगा, और फिर आप अपीलों में जाएंगे एंड देयर इज नो गारंटी कि हम अपील जीत जाएंगे, एंड देन यू वेटिंग फॉर 1 ईयर जिसमें ये सब कुछ हो, एंड यू स्पेंडिंग ऑल दिस मनी। तो आई थिंक स्टिल सिटी इट्स इंपॉर्टेंट, आपने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ, आई एम श्योर आपको जॉब मिल जाएगी अनकरीब, एंड आई होप आपको जॉब 29,000 से ऊपर मिले, एंड देन यू जस्ट हैव टू वेट 6 मंथ्स, जब आपकी जॉब 6 मंथ्स तक मेच्योर हो जाएगी, देन यू कैन स्पॉन्सर योर स्पाउस। अगर आप उससे पहले एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे अप्लाई करेंगे, तो आई लाइक एक्सप्लेन टू यू क्वाइट ऑनेस्टली, इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस, और फिर भी 1 साल लगेगा अगर आप कोर्ट में जाके केस लड़ते हैं, तो उस वक्त तक तो वैसे अगर आप पेशेंटली वेट करें, आई होप आपको नौकरी मिल जाए अनकरीब स्टेल सिटी, यू विल बी ऑल राइट। और
इंग्लैंड आपके पास ऑलरेडी सेविंग इतनी है कि अगर बीच में आप अपनी वाइफ से पार्टनर से मिलने भी जा सकते हैं, तो दिस वे यू विल बी इन टच विद हर एंड आई होप कि आपको जॉब बड़ी जल्दी मिल जाए। अगेन लाइक आई सेड कि अगर आप चाहते हैं तो आप शो में कॉल कर सकते हैं या आप अपना सवाल लिख लें चैट के अंदर, लेकिन प्लीज़ इंग्लिश में लिखें टॉपिक के बारे में, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। उसके अलावा अगर आप मुझसे अपना कोई केस कराना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूं, तो उसका तरीका बड़ा आसान है कि मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, इसमें प्लीज़ मुझे आप मिस्ड कॉल ना दीजिएगा, यू कैन सेंड मी अ मैसेज, मैं आपको अपॉइंटमेंट का बोल दूंगा एंड देन यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी। काशिफ लिखते हैं, फॉर लॉन्ग रेजिडेंसी इनडेफिनेट लीव टू रिमेन डू आई नीड टू पास लाइफ इन द यूके टेस्ट एंड इंग्लिश टेस्ट? बिल्कुल काशिफ, इफ यू ओवर 18 अंडर 65 आपको ये टेस्ट बिल्कुल पास करना है। होम ऑफिस ने ऑल्दो एक एक्सेप्शन दी हुई है कि जिन लोगों को कोई मेंटल इलनेस है या कोई और डिसेबिलिटी है उनको मेंटल, जिसकी बेसिस पर ये टेस्ट नहीं दे सकते, तो उन्होंने एक परफॉर्मा दिया हुआ है जो आपने अपने जीपी को देना है, और जीपी अगर उस परफॉर्मा को फिल करता है तो फिर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि वो आपको टेस्ट माफ़ कर दे। अदरवाइज इफ 18 to 65 के बीच में आपको बिल्कुल इंडेफिनिट के लिए लाइफ इन द यूके एंड इंग्लिश टेस्ट पास करना होता है विच इज़ B1। लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जी A1 टेस्ट है आने के लिए, A2 टेस्ट है एक्सटेंशन के लिए, और फिर B1 टेस्ट है इंडेफिनेटली, स्पाउस वीज़े की बात कर रहा हूँ, और फिर नेशनैलिटी के लिए बिल्कुल दैट इज़ द प्रोसीजर। लेकिन ज़्यादातर लोग करते ही B1 टेस्ट हैं शुरू से, बिकॉज टेस्ट इतने डिफिकल्ट नहीं होते, इंग्लिश के बड़ी बेसिक लैंग्वेज के होते हैं, और स्किल वर्कर वाले तो वैसे ही B1 लेवल पे ही मेनली करते हैं। ऑलवेज चिल, दैट्स अ नाइस नेम। वो लिखते हैं, कैन एनी वन गेट फियांसे वीज़ा क्विक विदाउट प्रायोरिटी? हाँ बिल्कुल, फियांसे वीज़ा मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है व्हेन यू से ना क्विक, डिफाइन क्विक, बिकॉज डिपेंड करता है आप कहाँ से अप्लाई करें। अगर कोई अप्लाई कर रहा है यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका कोई बैठा है, तो जारी बात है उधर ब्रिटिश एम्बेसी इज़ वेरी क्विक। कोई पाकिस्तान इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं फियांसे वीज़ा, वहाँ ये एम्बेसी की बात नहीं, क्विक नहीं है, वहाँ पेपर्स कभी कभी इधर उधर जाते हैं, लोकल भी चेक होते हैं, तो उधर फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। बट येस यू कैन अप्लाई फियांसे वीज़ा, बट मैंने कहा ना कि होम ऑफिस के साथ आपको बस पेशेंस की ज़रूरत है, अनलेस यू पेइंग फॉर द प्रायोरिटी सर्विस, फिर होम ऑफिस डज टेक जल्दी। किड्स, देखो किड्स, मैं आपको एक बात फ्रैंकली बोलूं कि डोंट स्टार्ट आस्किंग इस टाइप के सवाल इस शो में कि वो बिल्कुल आप अपना केस डिस्कस करना शुरू हो जाएं अगर आप माइंड ना करें। जो मकसद है शो का वो ये है कि आप मुझसे थोड़ी सी गाइडेंस ले लें कि इमिग्रेशन के कवानीन क्या कहते हैं, आई गाइड यू दैट वे। अगर आपने केस स्पेसिफिक बात करनी है देन विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बड़ा ब्लंटली बोलूँगा कि क्योंकि ऑनेस्टी बेहतर होती है कि देन यूल हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट, ताकि मैं आपसे वो पर्सनल सवाल पूछ सकूं जो पर्सनल सवाल मैं आपसे शो के अंदर नहीं पूछ सकता, क्योंकि काफ़ी इस टाइप के सवाल हैं जो मुझे आपसे पूछने पड़ेंगे, और फिर मैं आपको बता सकता हूं कि अच्छा यार ये प्रॉस्पेक्ट है, अगर हम नई एप्लीकेशन डालेंगे दिस इज़ द चांस कि हमें वीज़ा मिलेगा या नहीं, और अगर नहीं मिलता तो देख के रिफ्यूज़ल लेटर वी कुड से कि ओके हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें, जुडिशल रिव्यू में जाएं तो हमारे क्या चांसेस हैं। बट 3 लाइनें पढ़ के जो आप यहाँ लिख रहे हो, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं मुड़ के बोलूँ हाँ यार वीज़ा लग जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अनफॉर्चुनेटली नहीं। मकसद ये शो का कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं कि हाँ आपको एक चीज़ समझ आए कि हाँ यार ये जो बंदा बोल रहा है इसमें इस बात की थोड़ी नॉलेज है, बिकॉज हर चीज़ की नॉलेज तो किसी की नहीं होती, एवरीबडी इज़ लर्निंग ऑल द टाइम, कि यार इसका एक्सपीरियंस है, इसकी नॉलेज है, मुझे बात समझ आ गई है, अब मैं या इससे काम कराऊंगा या मैं किसी और से कराऊंगा। क्वाइट ऑनेस्टली दैट्स हाउ इट शुड बी। मरियम हुसैन कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम मरियम, आई वांट टू स्पॉन्सर विजिट वीज़ा एज 27 अनमैरिड, हाउ इज़ द चांसेस टू गेट वीज़ा? देखिए मरियम, अगर आप ये बात कर रही हैं कि आई वांट टू स्पॉन्सर विजिट वीज़ा, तो मरियम पहली बात है कि 95% या 90% होम ऑफिस एप्लीकेंट को देख रहा होता है, स्पॉन्सर को नहीं देख रहा होता। तो अगर स्पॉन्सर यहाँ से अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगा रहा है, अपना घर के कागजात भी लगा रहा है, तो होम ऑफिस उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता। होम ऑफिस 90-95% ध्यान दे रहा होता है एप्लीकेंट की अपने सर्कमस्टांसिस के ऊपर। तो यहाँ अगर स्पॉन्सर के पास एज लॉन्ग एज घर है या घर नहीं भी है और वो उसके लिए कोई कमरा बुक कर देता है मोटेल 6 या कोई छोटे से होटल के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। ये लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग पता है क्यों है?
ये पहले ज़माने में कानून ये होता था कि जी अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर स्पॉन्सर करे और हम आपका विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ करें तो हम आपको राइट ऑफ अपील देंगे। तो लोग भागते फिरते थे बाहर के मुल्कों से कि हमें कोई फैमिली मेम्बर मिल जाए यूके में स्पॉन्सर करने के लिए, ताकि अगर हमारा विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो हमें कम से कम राइट ऑफ अपील मिल जाए। वो कानून बहुत पहले ख़त्म हो गया। तो अब तो मैं कहता हूँ स्पॉन्सर की इतनी भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ये भी कहे हाँ जी मेरी फैमिली मेम्बर है लेकिन मैं होटल में रहूँगा, एज लॉन्ग एज होटल की बुकिंग दिखा दे, दैट इज़ गुड इनफ। तो स्पॉन्सर पे इतनी कंसंट्रेशन नहीं होती मिस मरियम, जितनी कंसंट्रेशन होती है एप्लीकेंट के ऊपर। तो एप्लीकेंट को अपने पेपर इंपॉर्टेंट करने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैंने मरियम का जवाब दे दिया। स्टेल सिटी कहते हैं वन मोर थिंग, कैन आई सेंड विजिट वीजा टू माय स्पाउस? बिल्कुल स्टेल सिटी आप कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि होम ऑफिस उस एप्लीकेशन को बहुत ही शक की निगाह से देखेगा, बिकॉज होम ऑफिस मे थिंक केस वर्कर कि ये डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे एंड दे जस्ट वांट टू ब्रिंग द वाइफ ओवर टू दिस कंट्री, तो वो फिर शक की नज़र से देख सकते हैं। तो इसलिए आई वुड से कि बिल्कुल अप्लाई करें। अगर मैं ये एप्लीकेशन आप क्लिक कर रहा होता तो आई वुड से कैंडिडली हम सारा कुछ लिख दें कि देखें जी आई डोंट मीट द रिक्वायरमेंट राइट नाउ, इसलिए हमने डिसाइड किया कि एटलीस्ट मैं उसको यहाँ विजिट पे बुला लूँ, उसको लंदन दिखा दूँ, अपनी फैमिली दिखा दूँ, देन शी विल गो बैक, और जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी आई विल देन कॉल हर बैक। नाउ दैट इज़ अ वेरी रीजनेबल रिक्वेस्ट। अब अगर होम ऑफिस उसको नहीं करता, दे हैव टू गिव अ वेरी जेन्युइन रीजन कि वो फिर एप्लीकेशन को यस क्यों नहीं बोल रहे। एंड दैट इज वाई ऑन केसेस जिसमें विजिट वीजा रिफ्यूज होते हैं, मैं पहली चीज ये देखता हूँ कि एप्लीकेंट ने कवरिंग लेटर में क्या लिखा था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या लगाए थे, और फिर मैं देखता हूँ कि होम ऑफिस ने रीजन क्या दिए रिफ्यूजल लेटर के अंदर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर होम ऑफिस ने जो जो एविडेंस लगाया उसको एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया, तो हम फिर प्री एक्शन प्रोटोकॉल में बड़े होपफुल होते हैं कि हम इस केस को ओवरटर्न कर लेंगे। ओवरटर्न का मतलब ये नहीं होता कि वीजा लगवा देंगे, ओवरटर्न का मतलब होता है कि एटलीस्ट होम ऑफिस रिकंसिडर करेगा इस एप्लीकेशन को। तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं स्टेल सिटी, लेकिन बस इस बात का ख्याल रखना कि होम ऑफिस जरा बारीकी से, आई होप यू अंडरस्टैंड माय उर्दू, बारीकी से इस एप्लीकेशन को देखेगा। यस हूर मलिक लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हूर, कैन माय हस्बैंड ब्रिंग हिज फर्स्ट वाइफ आफ्टर आवर सेपरेशन? हूर, अगर आपका मतलब है कि क्या आपके हस्बैंड अपनी वाइफ को स्पाउस वीजे पे ला सकते हैं, द आंसर इज नो। बिकॉज हमारे मुल्क का कानून ये है कि अगर आप शादीशुदा और अभी आपकी डिवोर्स नहीं हुई और आपने बीच में सेकंड मैरिज कर ली है, तो वो पोलीगोमस रिलेशनशिप है। तो पोलीगोमस रिलेशनशिप को होम ऑफिस बोलता है कि हम स्पाउस वीजा नहीं दे सकते। इसका अलबत्ता एक हल है, लेकिन उस हल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले आपकी डिवोर्स हो जाए, क्योंकि होम ऑफिस ये कहता है कि अगर आपकी डिवोर्स नहीं है तो जो आपकी बीच वाली रिलेशनशिप है जो मैरिज के बाद आपने की और अभी डिवोर्स आपकी अपनी वाइफ से नहीं हुई, तो दैट मीन्स आपकी रिलेशनशिप कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुई, तो फिर वो वन ऑफ द रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट एक तरह से मीट नहीं होती अपेंडिक्स एफएम में। तो अगर अक्सर मेरे पास लोग आते हैं उनको प्रॉब्लम ये होती है कि जी हमने डिवोर्स, हमारी शादी हुई इंग्लैंड में, हमारी सेपरेशन होगी, सेपरेशन के बाद हमने पाकिस्तान में जाके शादी कर ली, क्योंकि यूके में हमारी डिवोर्स में टाइम लग रहा था और अब हमारी यूके में डिवोर्स हो गई। तो प्रॉब्लम ये आ गया बीच में कि बिटवीन द फर्स्ट मैरिज एंड द फर्स्ट डिवोर्स बीच में उन्होंने पाकिस्तान जाके शादी कर ली या इंडिया जाके शादी कर ली, बिकॉज इफ दे आर मुस्लिम दे बिलीव कि वो एक और शादी कर सकते हैं। अब उधर प्रॉब्लम ये आती है कि यूके के कवानीन में दैट्स अ पोलीगोमस रिलेशनशिप। तो उसका एक हल ये भी हो सकता है कि आप यूके गवर्नमेंट को बोलें कि ये रिलेशनशिप पोलीगोमस है, तो मैं इसलिए इनको स्पाउस वीजे पे नहीं बुला रहा, मैं इनको फ्योंसे वीजे पे बुला रहा हूं। बिकॉज मैं इनको फ्योंसे वीजे पे यूके बुला के मैं यहां शादी कर लूंगा, बिकॉज यूके में मेरी शादी होगी ब्रिटिश कवानीन के तहत, क्योंकि इस्लामिक लॉ में मैं निकाह के ऊपर निकाह अपनी बीवी से नहीं कर सकता, लेकिन यूके लॉ में मैं इससे शादी कर सकता हूं। अब क्योंकि वो जो यूके लॉ में शादी होगी वो मेरी पोस्ट डिवोर्स होगी, तो टेक्निकली फिर ये मेरी स्पाउस बन सकती है, बिकॉज टेक्निकली इट इज नॉट अ पोलीगोमस रिलेशनशिप। देन इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि होम ऑफिस इसके ऊपर क्या कहता है, और अगर वो इस बात को नहीं मानता तो आप इसको कोर्ट में जाके चैलेंज भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिवोर्स है वो हो जाए फर्स्ट वाइफ से, बिकॉज होम ऑफिस वरना कह सकता है कि आपकी रिलेशनशिप अभी भी एक्टिव है। तो ये चीजें हैं जिनका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। मरियम कहती हैं वेयर आर यू बेस्ड? मरियम, आप मेरे प्रोफाइल को चेक कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहता मेरा प्रोफाइल बहुत बड़ा है, बट आई बीन डूइंग इट फॉर लाइक 12 13 14 15 ईयर्स मीडिया पे। तो अगर आप प्लीज़ हमारी फर्म या मेरा नाम डाल लें, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किधर बेस्ड हैं। दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट।
You're welcome, Still City. You got that. Thank you. Let's keep going down. Ask about Europe, UK. Oh, wow. You've got a nice big handle name, bhai. I gave child for my ex and I have settled status. Can I bring my child? मुझे आपका सवाल थोड़ा समझ नहीं आया. आपने कहा मेरे पास सेटल स्टेटस है, कैन आई ब्रिंग माई चाइल्ड. तो देखें, पहली तो बात ये आ जाती है कि व्हेन यू से आपके पास सेटल स्टेटस है, डू यू मीन आपके पास ईयू सेटलमेंट स्टेटस है, मीनिंग इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है आपके पास. तो अगर आपके पास इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है और वो सिर्फ आप अपने बच्चे को बुलाना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होम ऑफिस की नज़र में कि बच्चे की माँ किधर है. बिकॉज होम ऑफिस का व्यू ये है कि आप बच्चे को सिर्फ उस सूरत में ला सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता माँ की डेथ हो गई है, या आपके पास बच्चे की सोल कस्टडी है, या देयर अदर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस के बच्चा आपके पास आ जाए. कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस का थ्रेशोल्ड वेरी हाई है, हमें बड़ा बारीकी से केस को देखना पड़ता है. और जहाँ तक बात आती है बाकी रिक्वायरमेंट की, तो मुझे ये नहीं पता कि बच्चे की मदर किधर है. बिकॉज अगर आप बच्चे को अकेला स्पॉन्सर करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी विदाउट द मदर अनलेस यू हैव सोल कस्टडी ऑफ द चाइल्ड. और अगेन सोल कस्टडी को होम ऑफिस एंड कोर्ट्स बड़ी बारीकी से देखते हैं. अगर देखा जाए कि बच्चा थ्रू आउट माँ के साथ रह रहा है, वेरी मिस्टीरियसली आपकी एप्लीकेशन से पहले कोर्ट के थ्रू सोल कस्टडी आपके पास आ गई, तो जजेस कहते हैं वी आर नॉट दैट नाइव, हमें समझ आ गई है कि आपने क्या किया है. और फिर ऑफ कोर्स होम ऑफिस भी कहता है कि दैट्स रॉन्ग. तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. आस्क, आई थिंक आप वही हैं जिन्होंने ऊपर ये मुझसे सवाल किया था, कैन आई ब्रिंग माई चाइल्ड. देखिए, आप प्लीज़ माइंड ना करें, जितने भी लोग हैं, आप मुझसे एक टॉपिक के बारे में पूछ लें, लेकिन स्पेसिफिकली केस डिस्कस करना ना शुरू करें. बिकॉज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जो ये शो का फॉर्मेट है, ये केस डिस्कस करने के लिए नहीं है. शो का फॉर्मेट है कि आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हो और मैं आपको इनलाइटन करूं विद इमिग्रेशन कानून, यानी कि इंफॉर्मेशन दो इमिग्रेशन कानून की, ताकि आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए कि किस टाइप के फील्ड के अंदर आप खड़े हुए हैं, कि किन चीज़ों को आपने देखना है आगे जाके. एंड देन ऑफ कोर्स आप डिसाइड कर लें कि ओके जी, हमने जाके तारिक भाई से काम कराना है, तो आप मुझे रब्ता करें, आई विल गेट इन टच विद यू, अपॉइंटमेंट आप ले लें, एंड देन वी कैन मोर प्राइवेटली गो विद वन ऑन वन, और मैं आपसे सवाल जवाब कर सकता हूँ, देन टेल यू कि ओके जी हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. और अगर आपने मुझे अपना काम नहीं देना, कहीं और चले जाएं, डजंट मैटर टू मी जेन्युइनली. मेरा मकसद ये है कि जब लोग अपने केस के बारे में बात करें तो उनको समझ तो आनी चाहिए ना कि भाई केस में मेरिट क्या है. बिकॉज जो मुझे थोड़ा सा इशू होता है ना, लोग आते हैं मुझे कहते हैं बस ये आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं हमें ये बताएं. मैं कहता हूँ जी कि क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन होना चाहिए कि मेरे केस में मेरिट क्या है, मुझे वीज़ा मिल सकता है या नहीं. बिकॉज अगर आपको डे वन से पता हो कि भाई केस में मेरिट नहीं है एंड इट्स अ 50-50 केस, ताकि आप यू नो एग्जैक्टली वेयर यू स्टैंड विद दैट, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो माई अपॉलॉजीज टू यू आस्क अबाउट. लेकिन अगेन ये बाकी लोगों के लिए भी है, आप बिल्कुल मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जवाब दूं. लेकिन ट्राई ये करें कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछनी है तो फिर यू बुक एन अपॉइंटमेंट और आप मुझसे बात कर सकते हैं. एम बट लिखते हैं, आई वांट टू ब्रिंग माई ब्रदर इन यूके, गाइड मी प्लीज. देखिए, एम बट हर कोई का दिल करता है कि अपनी फैमिली को इधर ले आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सकता. बिकॉज अब उन्होंने नया कानून बनाया, कुछ अरसे से बना हुआ है, कि अगर आपके पास अपनी कंपनी है तो आप अपने ब्रदर सिस्टर अंकल वालों को स्पॉन्सर भी नहीं कर सकते ऑन वर्क परमिट, जिसको हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा बोलते हैं. ताकि तो अगर आपके ब्रदर पढ़े लिखे हैं तो यू कैन ऑलवेज काइंड गिव हिम सम मनी कि वो यहाँ के स्टूडेंट बन जाएं, पढ़ाई करें, एंड आई होप पढ़ाई के बाद 2 साल ग्रेजुएट वीज़े पे मिलते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल कर लें, और यूके की डिग्री और यूके का 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद मिडिल ईस्ट जा सकते हैं, किसी और मुल्क में जा सकते हैं अगर इधर उनको कोई फ्यूचर नहीं बनता. ही कैन ऑलवेज मूव एंड गो टू अदर कंट्रीज. तो जब आप ये बोलते हैं ना कि जी फैमिली मेम्बर को हम किस तरीके से यहाँ लाएं, तो डिपेंड करता है कि आपका मकसद क्या है, फैमिली मेम्बर की एज क्या है. कि अगर आपका मकसद है नहीं जी हम उनको यहाँ सेटल करना चाहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में किसी को यहाँ सेटल करने के लिए कोई इस तरह का रूट नहीं है. हाँ, पेरेंट्स को बुला सकते हैं सेटलमेंट के लिए, अपनी बीवी और अपने अंडर 18 बच्चों को बुला सकते हैं, लेकिन फैमिली मेम्बर का कोई कानून नहीं है अनलेस अडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करें, जिसका जो गाइडलाइन है बड़ी स्ट्रिक्ट है कि इल हेल्थ और डिसेबिलिटी की वजह से उस शख्स को ज़रूरत है कि आप उसकी देखभाल करें. दस्तान लिखते हैं, if someone British citizen and want her husband sponsored, what if British partner is not working? Dastan, then it becomes a problem, because when you want to get somebody on a spouse visa, one of the mandatory requirement is financial requirement. Unless
आप पिप या केयर अलाउंस ले रहे हैं, देन द रिक्वायरमेंट इज स्टिल फाइनेंशियल, लेकिन 29,000 नहीं है, इट्स एडिक्वेट मेंटेनेंस. उसके अलावा इफ यू रिलाई ऑन ह्यूमन राइट्स, देन इट्स अ वेरी risky application, because जारी बात है, you're spending so much money to call the person over. Of course, इस application में fee waiver भी है, which you can apply for even from outside the country. fee waiver की option है. But all I'm saying is कि अगर home office refuse करता है, it's a very high risk application. You end up going to court, जिसमें 1 साल और लग जाएगा. So you're waiting for almost over a year, और जाके पता चलता है कि नहीं, the judge has also said कि you can't bring them unless you're working. Because याद रखें कि ये जो इन्होंने अपेंडिक्स एफएफ में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रखी है, किसी सोच समझ के किसी वजह से रखी है, चाहे सेविंग हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे पेंशन इनकम हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अगर आप मुड़ के कहते हैं नहीं जी हमारा कुछ नहीं है और मेरे हस्बैंड को आने दिया जाए, तो इट बिकम्स अ वेरी, आप समझ लें, वीक एप्लीकेशन अनलेस दे आर वेरी exceptional circumstances in your case. Because home office और courts का हमेशा से यू है कि आपको पता होना चाहिए कवानीन क्या है, एंड देन इफ यू वांट टू मैरी समवन, मेक श्योर यू फॉलो द लॉ. बिकॉज जिस शख्स से आपने शादी की है उनको पता होगा कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है, या आपको पता है उनका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है, और आप उस कानून को, हमारे मुल्क को फॉलो करें एंड देन गेट देम ओवर. I hope Dastan you got your message. Again, जिस तरह मैंने आपको बोला कि हमारा फॉर्मेट ये होता है कि हम शो, I didn't say that before because मैंने कहा थोड़ा मैं ब्रेक भी साथ साथ ले लूँ, but if a message comes I'll read that, and of course आप कॉल भी कर सकते हैं शो में. फॉर्मेट मेरा यही है कि every Thursday I come for you, और मेरा प्लान ये होता है कि हम लाइव शो करें where you can ask me questions. उसके अलावा मैं पूरी ट्राई ये करता हूँ कि जो जो आप चाहते हैं टॉपिक्स में, उनके ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाऊँ, एंड आई होप यू एंजॉय दोज वीडियोस. बिकॉज मैं ट्राई ये करता हूँ कि उनको बड़ा सिंपल रखूँ, टू द पॉइंट रखूँ, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, एंड देन गिव यू सम गाइडेंस एज टू कहाँ इमिग्रेशन कानून में वो चीज़ लिखी हुई है. ऑफ कोर्स हर वीडियो में तो मैं शायद शेयर ना करूँ लिंक आपके साथ होम ऑफिस का, बिकॉज कभी कभी मैं लैपटॉप पे बनाता हूँ, आई कैन डू इट, लेकिन जब मैं दूसरे फ़ोन पे बनाऊंगा आई वोंट बी एबल टू डू इट. लेट्स टेक अ कॉलर देन वील कम बैक टू इट. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम तारिक भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र भाई, थैंक यू. तारिक भाई, मेरा सवाल ये था कि जब आप कोई एप्लीकेशन आपकी बहुत ज्यादा डिले हो, तो जब आप उसके अगेंस्ट प्री एक्शन प्रोटोकॉल करते हैं, तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल के जवाब में वो आपको एक टाइम फ्रेम दे दें, तो उसमें वो अगर टाइम फ्रेम लंबा हो तो उस पे जुडिशियल रिव्यू में जाना जरूरी होता है कि वेट बेटर ऑप्शन है? क्योंकि मैंने सुना है कि वो जुडिशियल रिव्यू में भी काफी ज्यादा वो जो हेयरिंग लिस्ट होने में टाइम वगैरह लग जाता है. ये मेरा सवाल. थैंक यू. देखें यार, बात यह है कि अगर आप होम ऑफिस को इसलिए चेज कर रहे हैं ना कि भाई आपने एप्लीकेशन में बड़ा टाइम लगा लिया, तो अगर प्री एक्शन प्रोटोकॉल में वो आपको रिकंसिडरेशन की विंडो दे देते हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर क्वाइट ऑनेस्टली आप जीआर में नहीं जा सकते. फिर आपको दोबारा से नया प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि आपने जी आपकी विंडो एक्सपायर हो गई है, और अगर उसका वो सही तरह जवाब ना दें, यू कैन गो इनटू जीआर. बिकॉज एक बात याद रखें कि जब प्री एक्शन प्रोटोकॉल एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि जो जीआर की विंडो है ना वो 90 डेज की फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन, या जब आपने उनके साथ कॉरस्पॉन्डेंस शुरू की है, सो इट्स 90 डेज. तो अगर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में आपने उनका जो टाइम फ्रेम है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर अगर आपका वो टाइम फ्रेम एक्सपायर हो जाता है, फिर जीआर की बजाय यू अगेन शुड फॉलो अप विद द प्री एक्शन प्रोटोकॉल. उनको वार्निंग दें. अब ये जरूर करें कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल में 21 डेज ना दें, 7 डेज दे दें उनको, लेकिन डू अनदर प्री एक्शन प्रोटोकॉल बिफोर यू जंप इनटू द जीआर. फिर जीआर की बिल्कुल ये बात दुरुस्त आ जाती है कि आप जीआर जमा करेंगे, पहले पेपर पे होगा, पेपर पे जवाब आएगा ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स के बाद, डिपेंडिंग ऑन कोर्ट्स कितने बिजी हैं, और फिर उसके बाद आगे प्रोसेस चलेगा. तो उससे तो बेहतर ये है कि मैं लोगों को मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, होप आपने वो देखी हो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आपका एप्लीकेशन डिले हो रही है. तो उसमें वन ऑफ द ऑप्शन वॉज कि आप कंप्लेन करें होम ऑफिस के खिलाफ और फिर पार्लियामेंट्री अम्बन्समन में चले जाएं, फ्री ऑफ चार्ज है. दैट विल गिव मोर वेटेज टू योर एप्लीकेशन देन डूइंग पैप्स एंड जेआर, बिकॉज ये कॉस्टली होते हैं इफ यू इन्वॉल्विंग लीगल पर्सनल इन दैट. और फिर मैंने आपको बोला है कि आप अपने एमपी को भी बोल सकते हैं कि भाई वो इन्वॉल्व हो आपके एप्लीकेशन के लिए. तो बिटवीन द ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर जेआर पैप एंड गोइंग फॉर द कंप्लेन और एंड द एमपी, आई रादर गो फॉर द कंप्लेंट एंड द एमपी, बिकॉज वो फ्री ऑफ चार्ज आप खुद भी कर सकते हैं. बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स, तो फिर आप अपने लॉयर को लीगल फी दे रहे हैं टू डू ऑल दिस पेपर वर्क
for. Mariam Hussain लिखते हैं applied for fee waiver, they accept, I send all documents, I can't show my status, how can I check? Mariam, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है. There was a case law in the हाई कोर्ट नोन एज IMA, और उसमें भी जज ने बात बोली होम ऑफिस को कि हाउ कम आपका सिस्टम इतना वीक है कि जो 3C लीव है ये शो नहीं होती सिस्टम के ऊपर. तो होम ऑफिस के जो लॉयर थे इन दैट केस, उन्होंने बोला कि जब ये नया सिस्टम आएगा, ये वीज़े का भी प्लानिंग के दिसंबर के बाद अगर किसी का 3C एक्टिवेट हुई है तो वो सिस्टम पे आए. अभी ये बिल्कुल प्रॉब्लम है कि जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और आपकी 3C एक्टिवेटेड है, राइट टू वर्क आपके पास है, लेकिन होम ऑफिस की वेबसाइट 3C को नहीं बताती. अब उधर हल ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस यूज़ कर सकता है, जो कि सेपरेट सर्विस है फ्रॉम द शेयर कोड सर्विस, और उसमें होम ऑफिस उनको कंफर्म करके दे देगा कि आपका राइट टू वर्क है. अब प्रॉब्लम ये आ जाती है, और ये बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग बात है कि अक्सर एम्प्लॉयज़ जब आप उनको ये बात बताते हो कि देखिए जी मेरा 3C एक्टिवेट हुआ है इसलिए होम ऑफिस के सिस्टम पे नहीं आ रहा, आप राइट टू वर्क मेरा दूसरे तरीके से चेक करें, तो लिटरली मुझे मेरे अपने क्लाइंट्स कहते हैं कि जो ब्लैंक लुक के साथ मुझे एम्प्लॉयर देख रहा होता है. तो फिर मैं उनके लिए करता हूँ कि जो लिंक है होम ऑफिस का अबाउट ये एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस का, ये फिर मैं उनको फॉरवर्ड करता हूँ, और आप भी ये कर सकते हैं. होम ऑफिस की वेबसाइट से एम्प्लॉयर सर्विस निकाल लें लिंक और उनको अपने एम्प्लॉयर को दे दें. अनफॉर्चुनेटली उसमें बात ये है कि जिस तरह शेयर कोड आपको जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस हैज़ टू बी डन बाय द एम्प्लॉयर, तो वो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, एंड यू विद इन योर एम्प्लॉयमेंट राइट टू आस्क देम टू डू दैट. M.Z. लिखते हैं हाउ मेनी डेज द फी वेवर विल बी वैलिड फॉर लीव टू रिमेन एप्लीकेशन विल वैलिड फॉर when you say how many days fee to remain, वो 10 days होता है when you make the fee waiver application. आजकल पहले ज़माने में वो 6 महीने ले रहे थे. आजकल recently all the fee waiver applications I've looked at, मैंने खुद भी किए हैं, they're literally making a decision in 5 to 6 weeks. फिर वो आपको 10 days देते हैं जिसमें आपने अपनी application डालनी है. You should and must, अगर आप अपने 3C को लाइव रखना चाहते हैं, मेक दी एप्लीकेशन इन दोज 10 डेज. मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, बिकॉज अगर आप एक सेकंड फी वेवर एप्लीकेशन डालेंगे तो आपकी 3C खत्म हो जाती है. तो प्लीज़ अगर आप 3C का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, डू नॉट प्ले अराउंड विद योर फी वेवर एप्लीकेशन. जो 10 डेज हैं उसके अंदर आप फॉरवर्ड हो जाएं. Mariam Hussain, I'm a housewife. I do apologize, Mariam, लेकिन अगर आप Appendix FM की बात कर रही हैं, you have to meet the financial requirement unless आपके husband काम करें जो आ रहे हैं, they're making the financial requirement. Otherwise, it's very difficult. User 8753, अगर आप माइंड ना करें, इंग्लिश में लिखें. I'm happy to answer your call. अपने कॉलर की तरफ चाहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं बिल्कुल भाई, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच. सर आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन करना था. सर हमारा BRP जब हम वाइफ एंड हस्बैंड इकट्ठे आए और स्टूडेंट डिपेंडेंट पार्टनर थे सितंबर इनटेक में, और हमने इस साल अप्रैल के अंदर असाइलम क्लेम किया था. तो जो हमारे उन्होंने ARC जो है वो उन्होंने सिर्फ मेरे भेजे हैं, मतलब कि मेरी वाइफ के अभी तक नहीं भेजे, और उन्होंने 2 ARC भेजी हैं. एक जो है वो 2026 में एक्सपायर हो रहा है जून में, और सेकंड जो है वो अक्टूबर में एक्सपायर हो रहा है. तो मतलब पिछला बार हमें रिटर्न करना पड़ेगा, और वाइफ का अभी तक नहीं भेजा, उनका अप्लाई किया है तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं. तो इसके अकॉर्डिंग पूछना था. बिल्कुल एक ही ARC आपको होना चाहिए, तो आप देख लें कि उनमें से एक्टिव कौन सा है, तो दूसरा वापस कर दें उनको. और जहाँ तक वाइफ की बात है तो वो आप होम ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं कि अभी तक इनका ARC नहीं आया है, और होम ऑफिस को उनको ARC इशू करके देना चाहिए. डोंट बी सरप्राइज जब आप उनको ज़्यादा पुश करें, दे माइट कॉल अ बैक फॉर अनदर फिंगरप्रिंट. तो उस पर आपने सरप्राइज नहीं होना, बिकॉज वन ऑफ द रीज़न मैं देखता हूँ ARC इशू नहीं हुआ, पॉसिबल रीज़न है इसको फिंगरप्रिंट्स में कोई इशू आ जाते हैं, तो दे माइट कॉल यू फॉर बायोमेट्रिक्स अगेन. उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. Mariam Hussain कहती, can you repeat which site you say about fee waiver check? I do apologize, मैंने fee waiver check की कोई साइट नहीं बोली थी Mariam, my apologies. I do not know आप क्या लिख रही थी. होता है ना कभी कभी आप लिख रहे होते हैं maybe I misunderstood you, लेकिन no, मुझे ये नहीं पता which site, what do you mean by repeat which site you says about, मैंने बोला है fee waiver check. नहीं, ऐसी कोई साइट नहीं है fee waiver check की. लेकिन आप ऑफ कोर्स दोबारा शो देख सकते हैं. हमारा शो हमारे चैनल पे बाद में रिकॉर्डिंग चली जाती है, देन यू कैन ऑलवेज कम बैक नेक्स्ट वीक, मुझे पता है मैंने क्या कहा था, और यू कैन गेट इन टच विद मी बट अपॉइंटमेंट के साथ. यूज़र
53 लिखते हैं, मैं आखिरी 2 डिजिट्स ही बोलूंगा ना पूरा क्या। सर व्हाट इज द मीन ऑफ प्री सेटल वीजा? प्री सेटल वीजा होता है जो 5 साल का वीजा है जो उन्होंने ईयू फैमिली मेंबर्स को दिया और ईयू सिटीजन्स को दिया है, वो प्री सेटल स्टेटस वीजा होता है। तो वो 5 साल का होता है, और जब आप अपने 5 साल कंप्लीट कर लेंगे, सब्जेक्ट टू कि आप बाकी अपेंडिक्स ईयू की रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगा इस कंट्री के अंदर। उमर लतीफ़ कहते हैं अमेंडेड द रिक्वायरमेंट फॉर नेचुरलाइजेशन। उमर, आई नो आपने लॉ को लिखा है, बट व्हाट डू यू मीन टू से? अगर आप बोल रहे हो स्पेसिफिकली आप किस अमेंडमेंट की बात कर रहे हो, व्हाट वुड यू लाइक टू नो? अगर आप मुझे थोड़ा सा वो बता दो उमर, आई विल बी ग्रेटफुल। लेकिन जब सबसे जो बड़ी चीज़ सेट हुई है नेशनैलिटी एप्लीकेशंस में, वो ये हुई है कि अगर पिछले पीरियड में आपकी एडवर्स हिस्ट्रीज ओनली ओवरस्टे ऑफ इमिग्रेशन, तो होम ऑफिस ने कहा कि हम उसको ओवरलुक करेंगे उमर। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो चेंज हुई है नेशनैलिटी के अंदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ नेशनैलिटी में जो मेन चेंज हुई है कि वो जो 3 ईयर का पीरियड था नॉन कस्टडियल सेंटेंस का कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो उन्होंने हटा दिए। नाउ इट्स ऑन डिस्क्रेशनरी बेसिस अनलेस लास्ट 12 मंथ्स में कोई इशू हो। तो अगेन वो फिर हम देखते हैं कि क्लाइंट की नॉन कस्टोडियल सेंटेंस किस नौयत की, और फिर हम उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन को असेस करते हैं अगेंस्ट द पॉलिसी। ये 2 चीज़ें उमर मेन हुई हैं, बाकी प्रिटी मच एवरीथिंग इज इन दैट गोल पोस्ट के अंदर अंदर है सब कुछ। अमन फातिमा लिखती हैं सर आई जस्ट कंप्लीटेड माई डिग्री, आई वांट टू इनवाइट माई पेरेंट्स, व्हाट्स द प्रोसेस फॉर इट? अमन कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कंप्लीटिंग योर डिग्री। आप अगर उनको बुलाना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप उनको यहाँ से अपना स्पॉन्सरशिप एक लेटर लिखें। मैंने से स्पॉन्सर लेटर की जी मैं अपने पेरेंट्स को इसलिए यहाँ बुला रही हूँ कि मैंने डिग्री कंप्लीट की, ऑफ कोर्स आई वांट टू शो दैट द यूनिवर्सिटी फिर आना चाहती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली अब यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है। pretty much this is the only chance you'll get to show them the inside of the university, because जैसा मेरी बेटी है अब यूनिवर्सिटी से बाहर आ गई है, तो आई डू मिस, बिकॉज जब मैं जाता था उससे मिलने के लिए आई यूज्ड टू गो इनसाइड द यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग। नाउ वी कांट डू इट। आई थिंक एज एन एक्स फॉर्मर स्टूडेंट शी कैन स्टिल गो इन, लेकिन पेरेंट्स को जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यू कैन टेल ऑल दैट टू द होम ऑफिस एंड मेक द एप्लीकेशन, एंड कंग्रेचुलेशंस। मरियम कह रही है अप्लाइड फॉर फी वेवर दे एक्सेप्ट। ओ बिल्कुल मरियम, मैंने ये अर्ज किया था कि जो एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस है, तो वो वेबसाइट अगर आप गूगल पे भी डालें होम ऑफिस एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस, तो होम ऑफिस का वो लिंक आ जाएगा जो आप अपने एम्प्लॉयर को दे सकती हैं। और अगर फिर भी एम्प्लॉयर को वो लिंक या आपको वो लिंक नहीं मिल रहा, तो देन गेट इन टच विद मी, मुझसे अपॉइंटमेंट बना लें, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा, नो प्रॉब्लम मिस मरियम। उमर लतीफ़ कहते हैं ओवर स्टे इन द लास्ट 10 ईयर। बिल्कुल उमर, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मैंने नीचे आपका मैसेज नहीं पढ़ा था, माय अपॉलॉजीज उमर, कि आपने फिर लिखा नीचे कि तारिक भाई दिस इज व्हाट आई मेंट। बिल्कुल होम ऑफिस ने कहा है कि अगर आपकी एडवर्स हिस्ट्री में ओनली ओवर स्टे का इशू है तो फिर आप फिर भी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल यू कैन डू दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सईद हसन अली काज़मी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सईद, अगर आप प्लीज़ इंग्लिश में लिखें आई विल बी ग्रेटफुल। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आई थिंक आपने थोड़ा उर्दू में लिखा है, अगर आप माइंड ना करें आप इंग्लिश में लिखें आई विल बी ग्रेटफुल, जिनका बटरफ्लाई साइन है और जो सईद हसन है, प्लीज़ अगर आप माइंड ना करें आप इंग्लिश में लिखें सवाल, आई एम हैप्पी टू आंसर दैट। उमर यू वेलकम, डोंट वरी अबाउट दैट, थैंक यू। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि मैंने किसी का मिस कर दिया है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ माइंड ना करें, बिकॉज आई एम डिलिबरेटली मिसिंग जो उर्दू में लिखते हैं, जस्ट बिकॉज मेरी उर्दू पढ़ने में मैं नहीं चाहता मैं कोई गलत चीज़ पढ़ लूँ। तो अगर आप माइंड ना करें आप इंग्लिश में लिखें, आई एम मोर देन हैप्पी टू सी योर क्वेश्चन और मैं फिर उसको आंसर कर दूँ। Thank you sir, I appreciate you explain each and everything to everyone. Not a problem Mariam, I'm doing my best कि जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है मैं उसके अंदर जितना आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं वो मेरे लिए बेहतर है। सईद हसन लिखते हैं आई जस्ट अप्लाइड फॉर प्राइवेट लाइफ आफ्टर 13 years, कैन आई अप्लाई फॉर असाइलम? देखें सईद, पहली तो बात है कि व्हेन यू टॉक अबाउट प्राइवेट लाइफ एंड यू नॉट लिव्ड हियर फॉर 20 years, the standard is very significant obstacle. आपको होगा that you can't integrate back into your country. तो it's very important कि जब आप इस टाइप की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, you know कि एप्लीकेशन का मेरिट क्या है। जिनका एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ बैठ के आपकी सारी हिस्ट्री सुन के बिल्कुल बता सकते हैं
कि आपके केस में क्या मेरिट है, क्या इस प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन में आपको वीज़ा मिलेगा भी या नहीं, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी। जहाँ तक बात आती है कि कैन आई क्लेम असाइलम, देखें असाइलम आप एनी टाइम कर सकते हैं। असाइलम का कोई लिमिटेशन नहीं है, असाइलम का कोई विंडो नहीं है कि नहीं जी आप असाइलम नहीं कर सकते, एज लॉन्ग एज आपकी एलिजिबिलिटी है असाइलम की। बिकॉज एक बात याद रखिए, मेरे पास कभी कभी लोग आते हैं कि जी हम असाइलम करना चाहते हैं, आफ्टर टॉकिंग 5 मिनट्स टू देम विद ड्यू रिस्पेक्ट आई टर्न अराउंड से टू देम आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती असाइलम की, आप नहीं कर सकते, आई एम वेरी सॉरी आई कांट हेल्प यू। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है असाइलम की कि आपकी आपकी जेन्युइन आपको फेयर है, आप समझते हैं आपको फेयर है आपकी जान को, तो बिल्कुल आप असाइलम कर सकते हैं। लेकिन आप कि कोई वो नहीं है, उसमें कोई ममानत नहीं, नो लिमिटेशन, नहीं जी आप असाइलम नहीं कर सकते, बिल्कुल आप एनी टाइम कर सकते हैं भाई, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम हसन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द बटरफ्लाई इज बैक, मैंने आपका सॉरी मैं बटरफ्लाई इसलिए बोला कि आपका वो लोगो वो है। वी वर अप्लाइड 7 year indefinite for my son, today 3 months complete but no outcome yet। बिल्कुल आजकल 8-9 months बड़े आराम से लग रहे हैं इस टाइप के एप्लीकेशंस को, नथिंग टू बी स्केर्ड ऑफ, जस्ट बी पेशेंट। देखें शो के शुरू में ही मैंने कहा था कि होम ऑफिस के साथ यू नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट। तो बिल्कुल टाइम लग रहा है, 1 year इज़ वेरी कॉमन, 8-9 महीने इज़ वेरी कॉमन, 3 months तो इट्स वेरी लिटिल, तो अभी आप बिल्कुल परेशान ना हो। हिना बाय फेजैक्स लिखते हैं, कैन आई इनवाइट माई सिस्टर इन लॉ ऑन कॉन्वोकेशन, आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। बिल्कुल आप सिस्टर इन लॉ को इनवाइट कर सकती हैं, बट एक बात याद रखें, जो आपकी सिस्टर इन लॉ की उनकी जो अपनी एप्लीकेशन है वो बड़ी वेटी होनी चाहिए, बिकॉज होम ऑफिस ये पूछना चाहता है कि आप अपना अफोर्ड कर सकती हैं ट्रिप एंड यू हैव रीजंस टू कम बैक टू योर होम कंट्री। तो मुझे आपकी सिस्टर इन लॉ की सर्कमस्टांसिस तो नहीं पता, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि वो जो अप्लाई करती हैं वो बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दें अबाउट हर फाइनेंसेस, अबाउट हर सोशल लाइफ, ताकि उनका विजिट वीज़ा लगे। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आई होप आपने कभी देखी हो विजिट वीज़े के ऊपर हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ उसको देख लें। ट्राई टू एक्सप्लेन कि एक विजिट वीज़ा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि विजिट वीज़ा लग जाएगा, बट एटलीस्ट यू मेक अ वेरी आर्ग्यूबल एप्लीकेशन कि अगर खुदा न खास्ता होम ऑफिस रिफ्यूज़ करे, यू हैव गुड ग्राउंड्स टू चैलेंज इट इन अ प्री एक्शन प्रोटोकॉल। बटरफ्लाई लिख रही हैं, सॉरी अगेन मैं आपको बटरफ्लाई बोला बिकॉज ऑफ योर साइन, सम पीपल सेड योर इंडेफिनिट कम इन 10 weeks, दैट्स व्हाई आई थिंक। बिल्कुल देखें, मैं लोगों से मिलता हूँ, मुझे कहते हैं तारिक भाई आप हमेशा बोलते हैं 1 साल लगता है, हम किसी को जानते हैं उनका 2 हफ्ते में आ गया। आज मैं दोपहर को कहीं था, शाम को सॉरी, शो से ज़रा पहले आई स्टॉप्ड अपनी हाई स्ट्रीट पे, तो वहाँ कोई मेरे जानने वाले थे, मेरे बड़े पुराने क्लाइंट हैं, वो कहते हैं तारिक भाई हम फरवरी में आपके पास आएंगे। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं तारिक भाई अभी ये हुआ, तो मेरा एक कज़न है उसका तो ये हो गया, आप कह रहे थे कि ये नहीं होगा। मैं कहा देखो यार, क्वाइट ऑनेस्टली हमें हिस्ट्री नहीं पता लोगों की, बिकॉज मैं इस काम में इतना पुराना हूँ, लोग पूरी बात नहीं करते, और ये बिल्कुल होता है कि कभी कभी काम एकदम जल्दी हो जाता है। तो मैं उसकी एग्जाम्पल ये देता हूँ कि इवन अ ब्रोकन क्लॉक इज ट्वाइस राइट इन अ डे, यानी कि एक ख़राब घड़ी भी 2 दफ़ा दिन में सही टाइम देती है। तो अगर 1 या 2 बंदे या 5 बंदों का भी जल्दी कोई केस आ गया, यकीन करें दैट इज़ नॉट अ मेजरिंग स्टिक जिससे हम सारों का देखें, टाइम लगता है। एंड ऑफ कोर्स हमारे इतने जानने वाले लोग हैं, कुछ का जल्दी भी हो जाता है, सो दैट्स नॉट अ मेजरिंग स्टिक। हसन लिखते हैं, इफ़ आई अप्लाई फॉर असाइलम नाउ विल इट कॉज एनी रिजेक्शन इश्यूज विद माई करंट एप्लीकेशन। देखें आप एक वक्त में 2 एप्लीकेशंस लाइव नहीं कर सकते। अगर आप असाइलम क्लेम करेंगे तो होम ऑफिस अज्यूम करेगा कि जो आपने प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन की है वो आप विड्रॉ करना चाहते हैं, और फिर आपका असाइलम चलेगा। एक बात मैं लोगों को असाइलम के बारे में बता दूं कि असाइलम की एप्लीकेशन में भी फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ कंसिडरेशन होती है, लेकिन विद अलॉन्ग विद असाइलम। तो ये बात याद रखें कि आप एक वक्त में 2 एप्लीकेशंस नहीं चला सकते। अगर आप असाइलम करोगे तो ऑटोमेटिकली द होम ऑफिस विल डीम हसन कि आपने अपनी पहली एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, और अगर आप बोलो नहीं नहीं मैं चाहता हूँ पहली विड्रॉ ना, तो होम ऑफिस कहेगा देन डिसाइड कि आप किसको करना चाहते हो, वेदर यू वांट टू डू द प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन और यू वांट टू डू असाइलम। और ये कई दफ़ा मेरे साथ मैंने देखा है, कोर्ट में भी हो चुका है लोगों के साथ कि कोर्ट में क्लाइंट ने कोई ऐसी बात कर दी तो जज इज टर्न अराउंड एंड सेड कि डू यू वांट टू क्लेम असाइलम नाउ, और अगर क्लाइंट बोल दे उधर यस, तो फिर जज मुड़ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कहता है क्लाइंट के, जो भी वो अपने लॉयर लाए हुए थे, कि आई थिंक यू नीड टू गो आउट एंड स्पीक टू योर क्लाइंट कि वो क्या चाहते हैं, बिकॉज ये फॉर्मेट कोर्ट में नहीं है कि आप असाइलम क्लेम करें। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका असाइलम क्लेम है देन ऑफ कोर्स, बट यू कांट हैव 2 केसेस गोइंग एट द सेम टाइम। हसन नो प्रॉब्लम हिना। बिलाल लिखते हैं, सर आई वांट टू अप्लाई माय किड्स फर्स्ट ब्रिटिश पासपोर्ट फ्रॉम ओवरसीज, कैन यू गाइड मी लिटिल। आई डोंट नो बिलाल व्हाट गाइडेंस डू यू वांट, लेकिन बिल्कुल, बट you'll have to book an appointment
online with me, procedure है उसका, you can get in touch with me and then of course I can turn around and guide you. Mainly होता है ओवरसीज ब्रिटिश पासपोर्ट का कि आप एप्लीकेशन फॉर्म सारा तैयार करते हैं और डिपेंडिंग ऑफ किस कंट्री में रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं, वहाँ होम ऑफिस ने अपने ऑफिसेज दिए हुए हैं, आप उनको ईमेल करते हैं, वो फिर आपके स्पाउस को विद द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द चाइल्ड बुला लेते हैं उस अपॉइंटमेंट में और वहाँ फिर वो डॉक्यूमेंट पासपोर्ट के लिए जमा हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ इट्स डन ओवरसीज. बिल्कुल पासपोर्ट हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. जिस तरह मैंने शो के शुरू में भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी काम में रिप्रेजेंट करूं या मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूं, किसी केस में रिप्रेजेंट करूं, या आप चाहते हैं कि मैं ज़रा मोर स्पेसिफिकली किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहता हूं, तो आप प्लीज़ मुझसे इंटरव्यू कह अपॉइंटमेंट ले लें एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू विद दैट. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच बिलाल और बिलाजी, सॉरी. Hassan लिखते हैं, but I've heard you can submit 2 applications at the same time. Hassan, I do apologize, not to my knowledge. अगर आपने ये बात कहीं पढ़ी है तो I'll be grateful अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना के शेयर कर लें. लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप 2 एप्लीकेशंस एक वक्त में नहीं कर सकते. दो होम ऑफिस ओनली वांट्स यू टू एक्टिवेट 1 एप्लीकेशन. अब ये अलग बात है कि होम ऑफिस इज नॉट गॉटन राउंड टू समबडी के बताओ जी कौन सी एप्लीकेशन चलानी है और वो ये समझ रहे हैं कि जी मेरी 2 एप्लीकेशंस चल रही हैं. नहीं, वो होम ऑफिस कभी कभी पिकअप नहीं करता इस बात को, क्योंकि आपने अपनी सेकंड एप्लीकेशन में बताया नहीं होता कि मैंने एक और एप्लीकेशन. क्योंकि मैं लोगों से कभी कभी पूछता हूँ, अच्छा जी बताएं, आप जब सेकंड एप्लीकेशन कर रहे थे, पहली चीज़ वो पूछते हैं कि हैव यू गॉटन एनी आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन विद द होम ऑफिस. आपने वहाँ नो लिखा था या वहाँ नंबर दिया था, तो कहते हैं जी ये कौन सी जगह पूछा जाता है, तो आई नो पूछा जाता है. तो वो कभी कभी लोग बताते नहीं है हसन, बट दैट्स द थिंग. MZ कहते हैं, कैन माई फ्रेंड यूज फी वेवर कोड आफ्टर 10 days? नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MZ, क्योंकि नॉर्मली 10 days बाद ऑटोमेटिकली कोड एक्सपायर हो जाता है. द ओनली थिंग दे विल फाइंड आउट इज कि पूरा फॉर्म भरें और कोड को एंड में डालें और देखें कि वो थ्रू होता है या नहीं. बट नॉर्मली 10 days के बाद कोड एक्सपायर हो जाता है. वो अलग बात है, जो कंप्यूटर उसने लॉगथ्रिम ने ये चीज़ अभी पिक नहीं की 10 days की, और शायद अभी तक कोड लाइव हो, लेकिन 10 days का होता है. बट द ओनली वे यू कैन फाइंड आउट भाई इज यू फिल द होल फॉर्म अप, गो टू दैट स्टेज जहाँ सबमिट करना है, वहाँ पता चलेगा कि कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा. अदरवाइज यू विल हैव टू MZ सबमिट अ न्यू फी वेवर एप्लीकेशन. ऑलराइट गाइस, हमारा टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है. मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सॉरी वो हमारा जब 1 घंटा होने लगता है कोई वेरिफिकेशन मेरे लिए आती है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले थर्सडे भी मैं आऊँगा 6 to 7. प्लीज़ अगर आपने ज्वाइन करना है, ट्राई टू कम अर्ली ताकि फिर आई कैन आंसर एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं. आई होप जो मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, यू फाइंड देम हेल्पफुल. आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप उन वीडियोस को अपने अपने सोशल मीडियाज पे शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को ये बात पता चले. उसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिकली वीडियो चाहते हैं मैं बनाऊं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट भी मुझे बोलने एंड आई विल मेक दोज फॉर यू. उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, यू वांट मी टू प्रेजेंट यू इन कोर्ट, या आप चाहते हैं कि मैं आपका केस लूं या डिस्कस करूं, यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी. थैंक यू सो मच गाइस, और इंशाल्लाह ताला विल सी ईच अदर नेक्स्ट वीक. और जो लोग आज दिवाली मना रहे हैं, आपको बहुत क्या है, मैं आई वॉच समटाइम्स हिंदी ड्रामास, तो क्या कहते हैं, शुभकामनाएं आपको दिवाली की, टू एवरीबडी who's मेकिंग जो आज दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं. आई होप आई डिड द राइट हिंदी वर्जन ऑफ इट. अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह हम मिल देंगे नेक्स्ट वीक. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज गाइस, एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ.